दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 13। एयरफोर्स में एक नियम है कि 6 की जांच करें। एक पायलट उड़ रहा है, सभी दिशाओं में देख रहा है और बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक और पायलट उड़ान भरता है, उसके पश्चात 6 बजे से 12 बजे सीधे सामने और गोली मार देता है। ज़्यादातर हवाई जहाज़ों को इसी तरह मार गिराया जाता है। यह सोचना बहुत खतरनाक है कि आप सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं एक कमज़ोरी होती ही है जो आपको ढूंढनी है। आपको हमेशा 6 बजे चेक करना चाहिए। जनरल डोनाल्ड कुटिना, यूएस एयरफोर्स। ई बिजनेस। जैसा कि ग्राहम ने किया, हम भी 4 शेयरों में तुलना और विषमता को देखते हैं, जिसमें उनके 31 दिसंबर 1999 के रिपोर्टेड आंकड़ों का उपयोग करेंगे, वह समय जिससे हमें शेयर बाजार में अब तक हुए मूल्यांकन का कुछ सबसे उग्र चरम देखने को मिलेगा। इमर्सन इलेक्ट्रिक को टिकर EMR की स्थापना 1890 में हुई और यह ग्राहम की 4 मूलभूत कंपनियों में से एक बची है। यह अनेक तरह के उत्पाद बनाती है, जिसमें पावर टूल्स, एयर कंडीशनिंग उपकरण और इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है। EMC कॉर्प टिकर EMC की स्थापना 1979 में हुई और यह कंपनियों को कंप्यूटर नेटवर्किंग पर इलेक्ट्रॉनिक जानकारियों को स्वतः स्टोर करने में सक्षम बनाती है। एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ऑफ वाशिंगटन इको टिकर EXPD की स्थापना 1979 में रिएटल में हुई। यह माल भेजने वालों की दुनिया भर में वस्तुओं की गति को ट्रैक करने में मदद करती है। एक्सोडस कम्युनिकेशन इको टिकर EXDS कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए वेबसाइटों को होस्ट व प्रबंधन करने के साथ ही अन्य इंटरनेट सेवाएं भी देती है। इसके शेयर पहली बार जनता को मार्च 1998 में बेचे गए। यह टेबल इन कंपनियों को 1999 में समाप्त वर्ष तक के भाव प्रदर्शन और मूल्यांकन को सार रूप से दर्शाती है। इलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रीफाइंग नहीं। ग्राहम के 4 शेयरों में से सबसे ज़्यादा महंगा इमर्सन इलेक्ट्रिक हमारे अपडेट ग्रुप में सबसे सस्ता है। ओल्ड इकोनॉमी इंडस्ट्री में आधारित होने के कारण इमर्सन 1990 के दशक के अंत तक उबाऊ दिखने लगा। इंटरनेट युग में इमर्सन के भारी भरकम वेब ट्राई वैक्यूम किसे चाहिए। कंपनी के शेयर अस्थायी रूप से मरणासत्र स्थिति में पहुंच गए। 1998 व 1999 में इमर्सन का शेयर S&P 500 इंडेक्स से कुल 49.7 बिंदु प्रतिशत पीछे था। तुच्छ कमज़ोर प्रदर्शन। लेकिन यह इमर्सन का शेयर था। इमर्सन कंपनी की कैसी स्थिति थी। 1999 में इमर्सन ने 14.4 बिलियन कीमत के उत्पाद और सेवाएं बेचे, जो पिछले वर्ष से लगभग 1 बिलियन अधिक थे। इस राजस्व में इमर्सन की शुद्ध आय 1.3 बिलियन थी, जो 1998 से 6.9 अधिक थी। बीते 5 वर्षों में इसकी प्रति शेयर आय 8.3 को ठोस औसत दर से वृद्धि हुई। इमर्सन का डिविडेंड दोगुने से अधिक बढ़कर 1.30 प्रति शेयर हो गया। बुक वैल्यू भी 6.69 से बढ़कर 14.27 प्रति शेयर हो गई। वैल्यू लाइन के अनुसार पूरे 1990 के दशक में इमर्सन का नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल बतौर कारोबार उसकी दक्षता का मुख्य पैमाना मजबूती से तकरीबन क्रमशः 9% और 18% उच्च रहा। इससे भी बढ़कर इमर्सन की आय बीते 42 वर्षों में लगातार बढ़ती रही और उसने लगातार 43 वर्षों तक अपना डिविडेंड बढ़ाया। अमेरिकी कारोबार में सबसे लंबी अवधि के स्थिर ग्रोथ। वर्ष के अंत में इमर्सन के शेयर का भाव कंपनी की प्रति शेयर कुल आय से 17.7 गुना पर था। अपने पावर टूल्स की तरह इमर्सन कभी दिखावटी नहीं रहा, लेकिन भरोसेमंद था और इसमें ओवर हीटिंग के संकेत भी नहीं थे। क्या EMC PDQ को बढ़ा सकता है। EMC कॉर्प 1990 के दशक से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शेयरों में से एक था, जो बढ़ रहा था, बल्कि कहना चाहिए उड़ रहा था।
81,000 से भी अधिक। यदि आपने 1990 के शुरुआत में ईएमसी के शेयर में 10,000 निवेश किए होते तो 1999 के अंत तक आपके पास 8.1 मिलियन से कुछ ज़्यादा ही होते। ईएमसी के शेयर पर 1999 में ही 157% रिटर्न था, जो इमर्सन शेयर ने 1992 से 1999 तक के संयुक्त 8 वर्षों में हासिल किया। उससे भी अधिक ईएमसी ने कभी डिविडेंड नहीं दिया। इसकी जगह उसने अपनी सारी कमाई कंपनी की सतत तरक्की में लगाई। उनके 31 दिसंबर के भाव 54.625 थे। ईएमसी के शेयर कंपनी की पूर्ण वर्ष की घोषित आय से 103 गुना पर ट्रेड हुए, जो इमर्सन के शेयर के वैल्यूएशन लेवल से लगभग 6 गुना था। ईएमसी के कारोबार का क्या हाल रहा? 1999 में रेवेन्यू ग्रोथ 24% हुई, जो 6.7 बिलियन तक बढ़ी। एक वर्ष पूर्व की तुलना में इसकी अर्निंग प्रति शेयर 61 सेंट से बढ़कर 92 सेंट तक पहुंच गई, जो 51% की वृद्धि है। 1999 में समाप्त 5 वर्षों में ईएमसी की आय में 28.8% की वार्षिक दर का शानदार इजाफा हुआ, और जब सबको इंटरनेट कॉमर्स के ज्वार के चढ़े रहने की उम्मीद थी, इसका भविष्य और भी उज्जवल दिखता था। 1999 में पूरे वर्ष ईएमसी की चीफ एग्जीक्यूटिव लगातार रेवेन्यू के 2001 तक 10 बिलियन को छू लेने की भविष्यवाणी कर रहे थे, जो 1998 में 5.4 बिलियन था। इसके लिए 23% की औसत वार्षिक ग्रोथ चाहिए थी, जो इतनी बड़ी कंपनी के लिए विशालकाय विस्तार दर थी। लेकिन वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक और अधिकांश निवेशकों को विश्वास था कि ईएमसी ऐसा कर सकेगी। आखिरकार पिछले 5 वर्षों में ईएमसी ने अपना रेवेन्यू दोगुना कर लिया था और अपनी शुद्ध आय को 3 गुना कर लिया था। लेकिन 1995 से 1999 तक वैल्यू लाइन के मुताबिक ईएमसी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 19% से फिसलकर 17.4% तक आ गया था, जबकि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल 26.8% से गिरकर 21% तक आ गया। यह अभी भी अत्यधिक लाभप्रद था। फिर भी ईएमसी पहले ही फिसल रहा था और अक्टूबर 1999 में ईएमसी ने डेटा कॉर्प का अधिग्रहण कर लिया, जिससे उस वर्ष ईएमसी के रेवेन्यू में मोटे तौर पर 1.1 बिलियन का इजाफा हुआ। सिर्फ डेटा कॉर्प जनरल कॉर्प से प्राप्त अतिरिक्त रेवेन्यू को घटा देने भर से ही हम देख सकते हैं कि ईएमसी का कारोबार 1998 में 5.4 बिलियन था, जो 1999 में मात्र 5.6 बिलियन तक बढ़ा। यह मात्र 3.6 की वृद्धि। दूसरे शब्दों में ईएमसी की वास्तविक ग्रोथ रेट लगभग 0 थी। उस वर्ष में भी जब Y2K कंप्यूटर बग के भय से बहुत सी कंपनियों ने नई टेक्नोलॉजी पर रिकॉर्ड धनराशि व्यय की थी। धुलाई का सहज घुमाव। ईएमसी के विपरीत एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ने अभी उड़ना नहीं सीखा था। हालांकि 1990 के दशक में इन फर्म के शेयर में वार्षिक 30% की वृद्धि हुई थी। यह बड़ा फायदा भी दशक के अंत में आया, जब 1999 में कंपनी का शेयर 103.1% रिटर्न तक पहुंच गया। सिर्फ एक वर्ष पहले एक्सपेडिटर्स का शेयर 9.5% बढ़ गया, जो S&P 500 इंडेक्स से 90% बिंदु से अधिक पीछे रहा। इनका कारोबार कैसा था? एक्सपेडिटर्स कंपनी निश्चित ही तेज़ी से तरक्की कर रही थी। 1995 से ही इनके रेवेन्यू में 19.8% की आवश्यक वार्षिक दर से इजाफा हुआ, जो इस अवधि में 3 गुना होकर अंत में 1999 में 1.4 बिलियन हो गया, तथा अर्निंग्स प्रति शेयर में 25 वार्षिक की वृद्धि हुई, जबकि डिविडेंड वार्षिक क्लिप में 27% तक बढ़ा। एक्सपेडिटर्स पर कोई दीर्घावधिक कर्ज नहीं था और इसकी कार्यशील पूंजी 1995 से लगभग दोगुनी हो गई थी। वैल्यू लाइन के अनुसार एक्सपेडिटर्स की प्रति शेयर बुक वैल्यू में 129% का इजाफा हुआ और इसके रिटर्न ऑन कैपिटल में 21% के साथ 1/3 से भी अधिक बढ़ोतरी हुई। हर मानक पर एक्सपेडिटर्स का कारोबार शानदार था।
यह छोटी सी फ्राइट फॉरवर्डिंग मालवाहक कंपनी थी जिसका बेल सिएटल में था। इसका अधिकांश परिचालन एशिया में होता था, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर गुमनाम थी। केवल 32% शेयर का स्वामित्व संस्थागत निवेशकों के हाथों में था। एक्सपीडिटर्स के मात्र 8,500 शेयरधारक थे। 1999 में दोगुना होने के बाद इसके शेयर का भाव एक्सपीडिटर्स की वार्षिक वृद्धि आय से 39 गुना हो गया, जो कभी से भी सस्ता नहीं था, लेकिन ईएमसी के सिर घुमा देने वाले मूल्यांकन से काफ़ी कम था। स्वर्ग का वादा। 1999 के अंत तक एक्सोडस कम्युनिकेशन अपने शेयरधारकों को सीधे दुग्ध व शहद की भूमि में ले जाने के लिए प्रतीत होते थे। 1999 में शेयर 1,005% चढ़ गए, जो 1 जनवरी को किए 10,000 के निवेश को 31 दिसंबर तक 1,10,000 से भी अधिक बदलने के लिए काफ़ी था। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंटरनेट स्टॉक एनालिस्ट, जिसमें मेरी लिंच के अत्यधिक प्रभावशाली हेनरी ब्लॉडिच भी शामिल थे, ने भविष्यवाणी की कि शेयर अभी आने वाले वर्ष में 25% से 125% तक चढ़ेगा। और सबसे अच्छा, एक्सोडस के मुनाफे को ललचाई आंखों से देखने वाले ऑनलाइन ट्रेडर्स को यह भी दिख रहा था कि उन्होंने 1999 से 3 बार अपने शेयरों में 1/2 का स्प्लिट किया था। इस 1/2 का स्प्लिट में कंपनी अपने शेयरों को संख्या दोगुनी करती है और इनका भाव आधा कर देती है। इससे शेयर धारक के पास दोगुने शेयर हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का भाव पहले से आधा होता है। इसमें अच्छा क्या है? कल्पना कीजिए कि आपने मुझे एक डाइम 10 सेंट का सिक्का दिया और मैं आपको बदले में 2 निकल 5 सेंट का सिक्का दूं और पूछूं, क्या आप अपने को अधिक धनवान महसूस कर रहे हैं? तो शायद आप यही सोचेंगे कि या तो मैं मूर्ख हूँ या ब्रह्मवश आपको समझ रहा हूँ। और फिर भी 1999 में .com स्टॉक्स के प्रति उन्माद इतना था कि ऑनलाइन ट्रेडर्स ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे 2 निकल का मूल्य 1 डाइम से अधिक है। शेयर में 1/2 के स्प्लिट की खबर मात्र से फौरन शेयर के भाव 20% अधिक चढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा शेयर होने पर लोग खुद को अधिक समृद्ध महसूस करते हैं। यदि किसी ने जनवरी में एक्सोडस के 100 शेयर को खरीदा, तो अप्रैल के स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके पास 200 शेयर हो गए और ये 200 अगस्त में 400 हो गए। फिर यह 400 दिसंबर में 800 हो गए। इन लोगों को यह एहसास रोमांचित कर जाता है कि पहले पल 100 शेयर खरीदने मात्र से उन्हें 700 से अधिक शेयर मिल गए। उनके लिए यह गिरे मिले पैसे जैसा अनुभव था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि हर एक्सोडस शेयर धारक ने, जो गिव अडालर हैंडल चलाता था, बहुत खुश होकर अपने ऑनलाइन मैसेज बोर्ड में लिखा, मैं इन शेयरों को 80 साल का होने तक अपने पास रखने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले वर्षों में इसे सैकड़ों बार स्प्लिट होने के बाद मैं सीईओ के करीब हो जाऊँगा। एक्सोडस का कारोबार कैसा था? ग्राहम तो इसे 10 फुट के पोल और हेजमेट सूट पहनकर भी नहीं छूते। एक्सोडस का रेवेन्यू उफान पर था, जो 1998 में 52.7 मिलियन से 1999 में 242.1 मिलियन तक बढ़ गया। लेकिन 1999 में उसे इस रेवेन्यू में 130.3 मिलियन का नुकसान हुआ, जो पिछले साल से दोगुना था। एक्सोडस पर कुल 2.6 बिलियन का कर्ज था और इसके पास नकद की इतनी कमी थी कि उसने सिर्फ दिसंबर माह में 971 मिलियन का उधार लिया। एक्सोडस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस नए उधार से आगामी वर्ष के उसके ब्याज भुगतान में 50 मिलियन से अधिक जुड़ जाएंगे। कंपनी ने 1999 में 156 मिलियन नकद साथ शुरुआत की और नए वित्तीय पोषण से 1.3 बिलियन जुटाने के बाद भी वर्ष के अंत तक 1 बिलियन का नकद शेष था। अर्थात इनके कारोबार ने 1999 के दौरान 400 मिलियन से अधिक नकद लिया। तो ऐसी कंपनी अपने उधार किस तरह चुका सकती है? लेकिन निश्चित ही ऑनलाइन ट्रेडर्स का पूरा ध्यान इस पर था कि यह शेयर कितनी ऊपर जा सकता है, न कि यह कंपनी स्वस्थ है या नहीं।
एक ट्रेडर जिसका स्क्रीन नाम लॉन्च पैड 1999 था, उसने डींग मारी, इस स्टॉक ने अभी चढ़ना शुरू किया है जो अनंत के पार जाएगा। लॉन्च पैड की भविष्यवाणी की विसंगति अनंत के पार ग्राहम की क्लासिक चेतनाओं की आदर्श रूप से याद दिलाता है। ग्राहम ने हमसे कहा था, आज का निवेशक भविष्य के अनुमान में इतना चिंतित है कि वह पहले ही इसके लिए बड़ा भुगतान कर रहा है। इसके प्रकार उसने इतने अध्ययन और सावधानी के साथ जो अनुमान लगाया है वह वास्तव में हो भी सकता है और हो सकता है फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हो। यदि यह अपेक्षित सीमा तक अमल में आने में विफल रहता है तो उसे वास्तव में एक गंभीर, अस्थायी और शायद स्थायी नुकसान का सामना। इन कंपनियों के अंतिम परिणाम 1999 के बाद इन चारों शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा? इमर्सन इलेक्ट्रिक ने 2000 में 40.7% की बढ़त हासिल की। हालांकि 2001 और 2002 में शेयरों के भाव गिरे, लेकिन 2002 के अंततः इन्हें अपने 1999 के अंतिम भाव से नीचे 4% की हानि हुई। EMC भी 2000 में आगे बढ़ी, इसे 21.7% का लाभ हुआ, लेकिन 2001 में शेयरों ने 79.4% और 2002 में पुनः 54.3% का नुकसान हुआ, जिससे वे अपने 1999 के वर्षांत स्तर से 88% नीचे आ गए। तो 2001 में 10 बिलियन के रेवेन्यू के पूर्वानुमान का क्या हुआ? EMC का वर्ष समाप्त होने तक केवल 7.1 बिलियन का रेवेन्यू तथा 508 मिलियन की शुद्ध हानि था। इसी बीच जैसे मंदी का बाजार रहा ही न हो, एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल के शेयर में 2000 में 22.9%, 2001 में 6.5% और 2002 में पुनः 15.1% का लाभ हुआ और वर्षांत तक वे अपने 1999 के अंत के भाव से लगभग 51% ऊपर थे। एक्सोडस के शेयर में 2000 में 55% और 2001 में 99.8% का नुकसान हुआ। 26 सितंबर 2001 को एक्सोडस ने अध्याय 11 दिवालिया संरक्षण के लिए अर्जी दायर कर दी। कंपनी की ज़्यादातर आस्तियों को ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन की दिग्गज केबल एंड वायरलेस ने खरीदा। एक्सोडस ने अपने शेयरधारक को उनका स्वर्ग देने की जगह उन्हें निर्जन स्थान पर भटकने के लिए छोड़ दिया। 2003 की शुरुआत में एक्सोडस के शेयर का अंतिम सौदा मात्र 1 पेनी प्रति शेयर में हुआ था। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।